तो चलिए शुरू करें भाई। ये एक इनफाइनाइट ग्रिड की प्रॉब्लम देखिए, उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक पे जंप करेंगे। आज लास्ट क्लास में भी डाइलेक्ट्रिक को जंप करेंगे, इसमें भी जंप पूरा का पूरा देखेंगे। ठीक है, इस पे डिटेल वाला जो इनफाइनाइट ग्रिड में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ जाए, कुछ और आ जाए, ये वाले प्रॉब्लम्स बन जाए, तो वो सब हम करंट वाले में देखेंगे। ऐसी बन जाए, इनफाइनाइट ग्रिड बन जाए, तो ऐसी वाली सब प्रॉब्लम्स करंट के लिए। तो कुछ पोर्शन बेसिकली ये सब करंट का ही पार्ट है, कैपेसिटर में अप्लाई किया जा रहा है, इसलिए कैपेसिटर में थोड़ा बहुत पार्ट देख लेते हैं, असली पार्ट जाके देखेंगे। सबके सब सीखे, सारे कैपेसिटर सीखे हैं, इसकी फटाफट निकाल लीजिए, फिर हम डाइलेक्ट्रिक पे जंप करते हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको निकालना है। ठीक है, बताएं भाई, देखें क्या करते हैं आप लोग। सॉल्व करिए, वैल्यू बताइए। सिद्धार्थ का आंसर भी आ गया, 1+√13/2। बाकी लोग भी बताइए जल्दी जल्दी, कुछ गेम नहीं है। 1 1 मान लो, इसको बाद में सी लगा देना। 1 1 1, इसके साथ पी और क्यू पॉइंट्स, लैडर एक एक्स्ट्रा लैडर ऐड हो गया, इसको एक्स मान लो। मतलब आप एक लैडर कम कर लें और बाकी लैडर को हटा दें, और इस लैडर के क्रॉस अगर एक्स आएगा तो इसके क्रॉस भी एक्स आने वाला, तो इसको पहले एक्स, इस सारी को रिमूव करके इसकी जगह एक्स मान लो। एक्स मान लिया, 1 1 1 और एक्स ले रखा है। अब क्या हो गया, 1/2 है, तो x+1 इंटू 1/2 अपॉन x+1 प्लस 1/2। ये दोनों सीरीज में आने वाले हैं, इसलिए 1/2 कर लिया, 1 और 1 1/2 मान लिया। फिर ये दोनों उसके साथ सीरीज में आया तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया बराबर x। तो ये आ गया x+1 √13/2, सभी का लोकेश का भी वही आ रहा है। ठीक है, 2x+3 बराबर x, x+1 बराबर 2x² + 3x। तो 2x² + 2x - 1 = 0। तो x की वैल्यू आ गई -2 प्लस -√b² मीन्स 4 प्लस 4 दूनी 8। √13 कैसे आ रहा है, मेरा तो √3 आ रहा है /2। तो -1 + √3, मेरा √3 - 1 आ रहा है, 1/2 भी नहीं आएगा, मेरा √3 - 1 डायरेक्ट आ रहा है। हाँ, यही आ रहा है मेरा आंसर, टाइम्स C। अब मल्टीपल इनफाइनाइट ग्रिड्स और पॉसिबल है, और भी कई सारी हैं। सीरीज वाली, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ले ले, ऐसा फिगर बना दे, ऐसा फिगर बना दे, ये वाले बना दे, ये वाला बना दे। तो ये सब इनफाइनाइट ग्रिड्स की पूरी लंबी लंबी प्रॉब्लम होंगी, करंट वाले चैप्टर में देखेंगे। x c डिवाइड, हाँ सॉरी, डिवाइडेड 4 होगा। ठीक है, सही कह रहा हूँ, /2 आएगा आंसर। ठीक है, 1 + -1 + 2a 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक देख लीजिए। ठीक है, √3 - 1/2 सी आंसर है इसका। तो एक इनफाइनाइट ग्रिड की प्रॉब्लम दिख जाए तो इसमें भी डरने की जरूरत नहीं। अब थोड़ा डायलेक्ट्रिक पहले पढ़ लेते हैं, फिर जब क्योंकि डायलेक्ट्रिक का गेम भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर क्वेश्चन प्योरली बनाने के लिए डायलेक्ट्रिक को पिकअप कर लेता है। तो डायलेक्ट्रिक का बेसिक गेम है क्या? डायलेक्ट्रिक में अगर कोई क्वेश्चन आपसे पुटअप करे तो क्या पूछेगा, है क्या डायलेक्ट्रिक? हालांकि शुरुआत हमने डिस्कशन में की थी कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस, हमको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के बारे में आइडिया लगता है। बेसिकली यूनिवर्स को अगर देखा जाए तो यूनिवर्स में 4 तरीके के फोर्स है। मैंने देखी उस दिन टेलीग्राम पे भी डाला था, 4 तरीके के फोर्स माने जाते हैं, हालांकि 3 ही है कायदे से। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसको इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और तमाम फोर्स और जोड़ जाड़ के बोल दिया जाए तो बात अलग है, लेकिन वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को अलग देखते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर को अलग अलग देखते हैं, इसलिए उसको बोल सकते हैं। एक है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को दो भागों में बांट देता है। एक जो फोर्स न्यूक्लियस को बांधने के काम में आता है और एक जो फोर्स रेडियो एक्टिविटी के काम में आता है, अनस्टेबल वीक फोर्सेस। इसीलिए बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। दोनों का काम अलग अलग है। तो वो दोनों, जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात कर ही चुके हैं, मैग्नेटिक फोर्स बाद में आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम फील्ड की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियर फील्ड। न्यूक्लियर फील्ड के बारे में ज्यादा आइडिया है नहीं, तो इसलिए हम उसके डिटेल में घुसते नहीं, बस ऊपरी ऊपरी तौर पे बात कर लेते हैं। तो होता क्या है, डिफरेंट मटेरियल में, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल में जब ये डिफरेंट फील्ड्स एंट्री करते हैं तो इनका बिहेवियर फ्री स्पेस के कंपैरिजन में डिफरेंट आता है। क्यों डिफरेंट आता है, उसके पीछे रीजंस है। तो वो रीजंस ही अब एक्सप्लेन करेगा डायलेक्ट्रिक, क्यों ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। पानी में जाइए, पहाड़ के अंदर जाइए, ऑयल के अंदर जाइए, लकड़ी के अंदर जाइए, किसी दूसरे मटेरियल के अंदर जाइए, कंडक्टर के अंदर जाइए, मेटल के अंदर जाइए, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो अगल बगल मटेरियल्स रखे हुए हैं, एक तरफ ऑयल है, एक तरफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में भी उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी जितनी मटेरियल यानी ऑयल के अंदर होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज कर देते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, जो ग्रेविटॉन्स का कंसेप्ट है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट है, इसका मीडियम के पार्टिकल्स पे केवल फोर्स लगाने का गेम है। उनके रहने से इसकी फील्ड पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसका इफेक्ट पड़ता है दूसरी चीज के ऊपर। क्या है वो दूसरी चीज? दूसरी चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक बिहेवियर या मैग्नेटिक बिहेवियर। बेसिकली इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे लोकेटेड है, वही गेम खेलने वाली चीज मैग्नेटिज्म की बात कर रहा है। सारा रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन, तो हमको इलेक्ट्रॉन के अंदर घुसना पड़ेगा। तो अगर अब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, तो हम दो तरीकों से बिहेवियर की बात करेंगे। एक मैग्नेटिक बिहेवियर की तरीके से बात करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बिहेवियर की तरीके से बात करेंगे। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर की तरह बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर क्या कहता है, किसी इलेक्ट्रॉन के होने पे क्या, मॉलिक्यूल के अंदर जब जाते हैं, तो मैंने डाइपोल पढ़ाया आपको। व्हाट इज डाइपोल? लोगों के दिमाग में भ्रम होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है -q और +q का कॉम्बिनेशन, जबकि मैंने आपको क्या सिखाया था, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सिस्टम में नेट चार्ज 0 अवेलेबल हो, लेकिन चार्ज के जो सेंटर्स हैं, वो चार्ज के सेंटर पहले आपस में ही गुथे हुए थे। लेकिन अगर गलती से कोई ऐसा फिनोमिना डेवलप हो कि ये चार्ज के सेंटर थोड़े थोड़े सेपरेट हो जाएं, CH_Cl3, CH_Cl2, केमिस्ट्री वाला डाइपोल मोमेंट पढ़ा भी है हम लोगों ने, समझा भी है। तो लेकिन अब हमें एक्चुअल लेवल पे समझना है कि हो क्या रहा है। हो कुछ ये रहा है कि हम मान लेते हैं कि पूरा मटेरियल उसके कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल से बना हुआ है। हम मॉलिक्यूलर लेवल पे उतरते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर उसके एटम्स होंगे। तो अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो हमें यूनिवर्स के अंदर दो तरीके के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल, एटम की बात नहीं हो रही है, एटम तो सिंगल एंटिटी है। हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। कोई मटेरियल बना हुआ है, तो उस मॉलिक्यूल की जब मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि मॉलिक्यूल के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियसेस को मिला करके जो सेंटर डेवलप हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी स्पेस, इलेक्ट्रॉन का पूरा जो चौतरफा एक धुआं सा, उसके चारों, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक धुआं सा, एक अंबार सा बना होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह कोइंसाइड कर जाए तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और अगर ये सेपरेट हो जाए तो पोलर मॉलिक्यूल। तो हम बेसिकली इन्हीं दोनों कंसेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी मटेरियल, हम कंडक्टर की बात नहीं करते हैं, किसी भी मटेरियल को अदर देन कंडक्टर को हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इनफैक्ट हम कंडक्टर को भी डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट बोलते हैं। तो कंडक्टर और कंडक्टर के अलावा दूसरे मटेरियल्स को नाम दिया गया डाइलेक्ट्रिक, और इनका बिहेवियर मॉलिक्यूलर लेवल पे समझने की कोशिश की गई कि होगा क्या, बाहरी फील्ड लगाने पे क्या होगा,
इनके साथ क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या होगा, तो बस बेसिक हम लोगों को वही समझना है। तो डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट क्या है, इसको समझने से पहले बेसिक लाइन क्लियर होनी चाहिए। क्या बेसिक लाइन है? बेसिक लाइन कहती है कि जब भी कोई भी मटेरियल होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो फ्री स्पेस के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी। बताइए, कम होगी, ज्यादा होगी या बराबर होगी? माई वीडियो इज क्लियर, मुझे मेरे में डाटा सिग्नल आ रही है। बट ऑब्वियसली लेस होगी। क्यों बताया था मैंने ऐसा, क्यों लेस होगी? मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रेविटेशनल फील्ड remains same, electrostatic field decreases and magnetic field may decrease or increase। ये तो बच रहा है 2, ठीक है, ये कंप्लीट। ये वाला ये मैम ने बोला था कि क्वेश्चन में लिखना, तो लिख लिया है। हाँ नहीं, अभी और बच्चा कंप्लीट कहाँ हुआ है? अरे मैं कर ही तो रही हूँ। कर ही तो नहीं रही, करो, करना तुरंत कर, अभी कर रही मैं, करो अभी। मैं अभी करो, हाँ अभी करो, हाँ अभी करना है। तो डाइलेक्ट्रिक की बात अगर की जाए तो किसी भी मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक कहा जाएगा। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली, अगर पहले एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसके ऊपर, व्हेन वी गो inside a material, molecules of two types। कौन से हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कंडक्टर में गेम अलग होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और पोलर लैटिस के अंदर बने होते हैं। तो हम बेसिकली अभी लैटिस लूटिस की बात नहीं कर रहे, हम सीधे सीधे पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल है आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स के, केमिस्ट्री ने खूब पढ़ा रखा है आपको। पोलर मॉलिक्यूल के एक आध दो एग्जांपल दीजिए, कोई एग्जांपल बताइए जो बहुत कॉमन सा एग्जांपल हो। H2O पोलर है, नॉन पोलर है? वाटर, वाटर इज ए पोलर और नॉन पोलर? वाटर पोलर है। अच्छा, ये किसने कह दिया पोलर है? कोई प्रूफ कर सकता है कि पोलर है? केमिस्ट्री ने बता दिया तो मान लिया? कोई रीजन है कि वाटर पोलर मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करनी चाहिए अपने आसपास, पानी के अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है डाइपोल पैदा करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2kp/r³ kp/r³। तो वाटर के आसपास तो ऐसा फिनोमेना कभी सुनने को नहीं मिला है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा अच्छा, चलो केमिस्ट्री में हम लोग जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ। एक मॉलिक्यूल तो पोलर है, लेकिन सिस्टम की बात की जाए, कप ऑफ वाटर लिया जाएगा तो वो नॉन पोलर होगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल पोलर हो सकता है और नॉन पोलर हो सकता है। ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। जब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट कर जाए, हमने डाइपोल में इसकी डेफिनेशन उठा रखी है। तो होता क्या है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मटेरियल के अंदर एंट्री करती है तो उस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग चालू हो जाती है। When any electric field enters in material, it apply forces on electron और ions, जो भी है, डाइपोल्स, कुछ भी नाम ले लो। ठीक है, होगा क्या, जब इसको इसके अंदर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा होगा, ड्यू टू दैट फोर्स इलेक्ट्रॉन
आयंस और डाइपोल शिफ्ट, रोटेट और ओरिएंट themselves। क्या होगा, कोई भी जैसा मटेरियल होगा वैसा बिहेवियर होगा। इलेक्ट्रॉन चल भी सकता है, आयन चल भी सकता है, डाइपोल रोटेट भी कर सकता है, शिफ्ट भी कर सकता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिक गेम तो ये नहीं है कि भाई हमको ये बताया जाए कि क्या कहानी है। बेसिक गेम तो ये है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो वही एग्जैक्ट बिहेवियर हम लोगों को डिस्कस करना है। तो कहता क्या है कि जैसे ही मटेरियल इसके अंदर जाएगा, तो लिख लेते हैं ड्यू टू विच, होगा क्या, ड्यू टू विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे लिखो एंड एक्स्ट्रा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड come in picture, which always decreases, हमेशा घटाती है, the net electric field inside material। अभी पढ़ेंगे कैसे काउंट करती है, ठीक है। इस फिनोमिना को पढ़ने वाली प्रॉपर्टी कौन कहता है, दिस फिनोमिना हमने शुरू में ही बात कर ली थी, कैन बी एक्सप्लेन्ड with the help of permittivity of the medium। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम यही बताती है किस फैक्टर से चीजें कम हो जाती हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑल मटेरियल्स अदर देन कंडक्टर्स आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक। ऑल मटेरियल्स अदर देन कंडक्टर्स, कंडक्टर का चूंकि स्पेसिफिक नाम कंडक्टर है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जाती है, इसलिए उसको कंडक्टर बोल दिया, अदरवाइज वो भी एक डाइलेक्ट्रिक ही है। वैल्यू जीरो होना भी अपने आप में एक बिहेवियर ही है। क्लियर हो गई बात। तो किसी मटेरियल में कैसे कम हो रही है वो अभी हम देखने वाले हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि जैसे ही किसी मटेरियल को बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो आयंस हैं, या तो वो चलेंगे या तो शिफ्ट होंगे या तो रोटेट होंगे, कुछ तो करेंगे, और वो जो रीजन होगा उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, और उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। अब कई लोग बोलते हैं अपोजिट में पैदा होती है, अपोजिट अपोजिट बोलना ठीक नहीं है कि अपोजिट में ही पैदा होगी। हाँ, जनरली देखने को मिलेगा अपोजिट में ही पैदा होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करेगा, लेकिन हम अपोजिट नहीं बोलेंगे। हर कोई अपनी सराउंडिंग में अपना नया इफेक्ट पैदा करेगा, उसकी वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा दैट इज अ डिफरेंट केस। तो मटेरियल अदर देन कंडक्टर इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक। Materials other than conductors are known as dielectric। डाइलेक्ट्रिक पे दो डाइलेक्ट्रिक्स होंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स है तो पोलर मॉलिक्यूल्स इन द पोलर मॉलिक्यूल, और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक का जो बेसिक बिहेवियर है वो ये काम है कि जैसे ही बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो, उस बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उस बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदरूनी इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ गेम होगा। वो अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मिलजुल कर कुछ ना कुछ इफेक्ट पैदा करेंगे, वो इफेक्ट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी, और जिसकी वजह से ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस मीडियम के अंदर डिक्रीज कर जाएगी, और कंडक्टर हुआ तो जीरो भी हो जाएगा। जाओ, नॉन पोलर, पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे।
और उन्हीं के ऊपर क्यों कम होगी, कैसे कम होगी, क्या होगा, वो बात करेंगे लास्ट वाली लेक्चर में। अभी के लिए इतना पार्ट रखते हैं, फिर डायलेक्ट्रिक के दूसरे पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, या इस पे एक चीज और कहता हूँ, फिर उसके बाद जब उसका बिहेवियर आएगा तो लिख लीजिएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल is always less than external electric field. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहलाता है, या इसी का दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, ये हमने पहले भी बात कर रखी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, बस एक मिनट में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो K इज इक्वल टू एप्सिलॉन और इज इक्वल टू E फ्री स्पेस और E मीडियम। इसी फैक्टर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा गया। K की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। ठीक है, यही बेसिक डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। अब उसका बिहेवियर अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वाली क्लास में पूरा डाइलेक्ट्रिक आज डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करें। तो डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे। डाइलेक्ट्रिक मैंने बताया किसी भी मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक कहा जाएगा, कोई भी मटेरियल। कंडक्टर को भी डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं जब उसका K की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। तो किसी भी मीडियम में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है इन कंपैरिजन टू द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक बिहेवियर कुछ E नॉट है तो मटेरियल में जाने पे E नॉट बाई समथिंग हो जाएगा, E नॉट बाई K। तो मटेरियल के अंदर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस फैक्टर से डिक्रीज करती है उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा गया। फैक्टर बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स in comparison to free space decreases। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहा गया। तो K की वैल्यू आपको पता ही है, E मीडियम इज इक्वल टू E फ्री स्पेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इनका काम क्या होगा, कैसे ये बिहेवियर शो करेंगे, कैसे डाइलेक्ट्रिक बनेगा, क्या होगा, फिर डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में डालने पे क्या होने वाला है, प्रूफ करेंगे, पोलैरिटी क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, तमाम फिनोमेना है। पहले पोलर डाइलेक्ट्रिक पढ़ता है, फिर नॉन पोलर में भी बिहेवियर देख लेंगे। कोई भी मटेरियल दे रखा है, उसके अंदर टिनी टिनी डाइपोल्स है। रैंडम शेप के हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, थोड़े थोड़े दूरी पे इनके डाइपोल्स बने हुए हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक है, या छोटे छोटे टिनी डाइपोल्स को उनके डाइपोल्स मोमेंट की तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। रैंडम शेप है, तो ये जो टिनी टिनी डाइपोल्स हैं इनका जो सम आने वाला है
छोटे छोटे डाइपोल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड. नेट डाइपोल मोमेंट of material is equal to 0 due to random orientation. ध्यान क्या रखना है, मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल कहीं जाएंगे नहीं, मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड है और उन मॉलिक्यूल्स के जो टिनी डाइपोल्स हैं वो डाइपोल्स रैंडमली अलाइंड होने की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ रही है. दोनों सिंबल है, ये भी दिखाया जाए ये भी दिखाया जाए, दोनों बात. तो पोलर डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही बाहरी फील्ड में रखा जाएगा क्या होगा, कोई मुझे बताए. व्हाट विल हैपन, अगर मैं एक छोटे से डाइपोल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं, तो मुझे पिछले फिनोमिना में जब मैंने डाइपोल पढ़ा था तो मैंने डाइपोल को पढ़ते वक्त ये चीज देखी कि जैसे ही उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा, उस एक्सटर्नल फील्ड में जाते ही उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करने लगेगा और वो टॉर्क कोशिश करेगा कि डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ले जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइनमेंट दे दे. अब प्रॉब्लम क्या है, यहां मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं है. जब मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं है तो वो इजीली रोटेट नहीं करेंगे, वो बॉन्डेड हैं, जुड़े हुए हैं, आपस में बंधे हुए हैं. लेकिन चूंकि अब एक मॉलिक्यूल पे, दूसरे मॉलिक्यूल पे, तीसरे मॉलिक्यूल पे, सब पे टॉर्क एक्ट कर रहा है. टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई. पी उसका टिनी डाइपोल मोमेंट है और उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है, तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा जिसकी वजह से वो रोटेट करना चाहेगा. रोटेट कर जाएगा, पूरे एक्सटेंट तक तो नहीं रोटेट करेगा, बट हम ये कह सकते हैं मान लो ये रिजिड है और फिक्स्ड है, तो अगर मैं डाइपोल पे टॉर्क लगा रहा हूं इस तरफ, वो इस तरफ घूमना चाहता है, तो मैं कह सकता हूं कि वो पूरा भले ही ना घूमे लेकिन थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट तो दिखा सकता है, थोड़ा थोड़ा अलाइन हो सकता है. किसके अलाउंग अलाउंग हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग. बस यही बेसिक फिनोमिना है. तो जब कोई डाइपोल या पोलर डाइलेक्ट्रिक किसी मटेरियल के का उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो छोटे छोटे टिनी डाइपोल्स होंगे वो टिनी डाइपोल्स एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कंप्लीटली रोटेट कर जाएंगे, बट वो कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की, जिसकी वजह से क्या होगा, इन एक्सटर्नल फील्ड ये छोटे 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 टिनी डाइपोल्स जब मैंने बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, दोनों फिगर बनाऊंगा मैं, दोनों फिगरों की तरह किस समझेंगे. इसमें छोटे छोटे टिनी डाइपोल्स अलाइन होने की कोशिश कर रहा हूं, या यूं कहूं बोला एग्जैक्ट उस डायरेक्शन में हो जाएंगे, ये कहना थोड़ा सा लाजमी नहीं है. कुछ कुछ अलाइनमेंट शो करने लगेंगे. इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट सिस्टम के पास आ जाएगा, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है, तो इस छोटे से डाइपोल्स के ऊपर हर जगह पे एक इलेक्ट्रिक टॉर्क एक्ट करने लगेगा और वो अलाइन कर जाएंगे.
अब थोड़ा फिगर सही से बना लेते हैं, फिर अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अगर फिगर को बहुत बढ़िया से बना दें तो हम कह सकते हैं एक्चुअल बिहेवियर के तौर पे। वो एक्चुअल फिगर था, अब मैंने रिप्रेजेंटेटिव फिगर बना दिया। कुछ ऐसा गेम बना। अब मैं रिप्रेजेंटेटिव फिगर बना रहा हूं। सबको एकदम स्ट्रेट अलाइन कर दिया क्योंकि फिगर को दिखाना चाहता हूं मैं। इससे मुझे कुछ आइडिया लगेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस सोचने की जरूरत है। हल्का सा सोच लेंगे, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। सोचिए और बताइए क्या हुआ। मैं कह सकता हूं कि इस वाली सरफेस पे बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टिनी डाइपोल्स रोटेट कर गए, और रोटेट करने की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में नेट डाइपोल मोमेंट देने लगे। दूसरे फिगर को भी बना लेते हैं, याद रहेगा। छोटे छोटे टिनी डाइपोल्स, हालांकि मैंने पहले ही बताया कि ये एग्जैक्ट अलाइन नहीं होते हैं, इनका अलाइनमेंट पार्शियल अलाइनमेंट कह सकते हैं इनको। ठीक है। अब सब लोगों ने कहा कि सर ये डाइपोल तो बन गया, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू जो पोलैरिटी देखने को मिली, बीच वाले देखिए कैंसिल हो जा रहा है, बीच वाले प्लस माइनस आपस में अलाइंड हो गए। हम ये कह सकते हैं ओवरऑल ये जो सिस्टमेटिक डायग्राम है ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बाहरी फील्ड पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ इसका? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्या मतलब बताइए। कुछ तो होगा ना। अब इन दोनों का भी इफेक्ट आएगा। तो अंदर में एक बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और पार्शियल पोलैरिटी की वजह से, पार्शियल है एग्जैक्ट पोलैरिटी नहीं, यहाँ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल ठीक बात, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। ठीक है, अभी रीजन लिख के पूरा डिटेल में लिख लेंगे। अभी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई की वैल्यू ई नॉट के बराबर नहीं हो सकती, होती है कंडक्टर में हो जाती है। कंडक्टर में क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं, मूवेबल होते हैं, फ्री होते हैं, भाग जाते हैं, तो वो मूव कर सकते हैं। यहां पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका रीअरेंजमेंट है, वो रीअरेंज हो रहा है। मतलब वो अपने मॉलिक्यूल को छोड़ के नहीं भाग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड्स हैं वो अपने मॉलिक्यूल को छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, वो बस अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पास सिस्टमेटिक एक पोलैरिटी सिस्टम के पास बन जाए। नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ मिलेगा। पोलराइजेशन वेक्टर क्या है? ये कहलाएंगे पोलर चार्ज। इसका नाम भी दे दिया क्यूपी, बाद में हम इसको निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक उसके लिए, कैपेसिटर के लिए क्यूपी वाले फॉर्मूले से, ई के पावर समथिंग। पोलर चार्जेस हो गए, डाइपोल मोमेंट बन गया दोनों के बीच में। मेरी स्क्रीन अटक रही है? अच्छा, मैं देखता हूँ आपके। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार फ्री हो जाती है सिग्नल, कभी आजकल मौसम बहुत। हाँ स्क्रीन मेरी ओके है, लेकिन हो सकता है किसी और की प्रॉब्लम हो। सिग्नल उत्कर्ष की हमेशा अक्सर समस्या रहती है, तो हो सकता है वो चले जाए।
तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के रहने की बात, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड, उसकी वजह से इंटरनल फील्ड पैदा हुई, और उस इंटरनल फील्ड ने ओवरऑल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रेंथ वाइज कम करी। अब चूंकि ये बोर्ड में आर्टिकल आता है तो लिखना पड़ेगा, तो मैं एक्सप्लेन करते हुए लिखता हुआ चल रहा हूँ, फिर बाद में इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन उठा दूंगा। लिखिए, इनिशियली when external field is absent, net dipole moment of material is zero। क्यों है? ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन of molecules, the dipoles। As we apply external field, लिखना पड़ेगा, स्कूल में आता है व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, हाउ इट विल वेक्टर समथिंग समथिंग करके, तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक करके फिर पोलर नॉन पोलर करके बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लिखने के लिए आएगा, और इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर एक प्रूफ पूछ लेगा, पहले डाइलेक्ट्रिक के बारे में 5 नंबर में आया था, 3 नंबर में आया था, तो इसलिए इसको लिखना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। एज वी अप्लाई एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट, tiny dipoles experience torque, torque is equal to P cross E naught, which tries to align dipoles along external field। So molecules rearrange their orientation such that material has net dipole moment along external field, or we can say a polarity generates on facing surfaces। जो फेसिंग सरफेस है उनमें एक पोलैरिटी आई A and B। ड्यू टू दिस पोलैरिटी एंड वीक इंटरनल, वीक क्यों बोला बच्चों? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड generates less and opposite, वीक बोलना भी सही है, वीक ना भी बोलना भी ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड होगा? मटेरियल के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स लेस एंड अपोजिट इंटरनल, ड्यू टू दिस पोलैरिटी एंड वीक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स लेस एंड अपोजिट, ऐसे बस लिख लो, ड्यू टू विच resultant electric field inside material
become less external electric field. So E net is equal to E naught minus EI. E less than E naught, dielectric constant of material K is equal to E naught by E. देख लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। कितना लंबा एक्सप्लेन किया केवल इसीलिए कि आप लोगों को लिखना पड़ जाएगा, पूरा फिनोमिनन लिखना पड़ेगा। क्या फिनोमिनन है? जब शुरुआत में रैंडमली अलाइंड है तो कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं, लेकिन जैसे बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये टीनी डाइपोल्स एक्सपीरियंस करने लगे टॉर्क की वजह से थोड़ा थोड़ा अलाइन हो गया, अलाइनमेंट आ गया, तो अलाइनमेंट की वजह से एक पोलैरिटी जनरेट हुई। हम फेसिंग सरफेस के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को एज्यूम कर सकते हैं, इनको पोलर चार्ज बोल दिया गया। दिस पोलैरिटी इज नोन एज पोलर चार्ज। पोलर चार्ज प्लेट के लिए बात कर लेते हैं, लेकिन जनरली ये पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पूरे सिस्टम के पास एक नेट डाइपोल, कायदे से यहाँ पर पोलर चार्ज का गेम नहीं इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट का गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ई नेट की वैल्यू ई नॉट माइनस ई आई। ई बराबर किसके होता है? ई नॉट बाई के। सो ई आई की वैल्यू ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है अंदर मटेरियल के। डाइपोल मोमेंट, पोलराइजेशन वेक्टर, ये सब अब देखेंगे। ठीक है, और अगर मान लो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तब क्या होगा? ये तो पोलर का गेम है। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ तब क्या कहानी हुई? तो डाइलेक्ट्रिक में आपको पूरा ये एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। अब इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाएगा तो कैपेसिटेंस वगैरह पूछ लेगा, वो भी हम करेंगे, अभी करने वाले हैं। लेकिन पहला गेम यही है कि किसी मटेरियल के अंदर होगा क्या। मटेरियल के अंदर दो तरीके के मॉलिक्यूल पॉसिबल है, तो पोलर मॉलिक्यूल पॉसिबल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल पॉसिबल है। मोलर मॉलिक्यूल के लिए तो आपने कह दिया कि टॉर्क लगा हुआ है, अलाइंड हो गए, इसकी वजह से एक नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ। उस नेट डाइपोल मोमेंट ने एक नेट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इक्वल नहीं हो सकती, इक्वल केवल कंडक्टर में हो सकती है, इससे कमी रहेगी, कमजोर रहेगी। तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आने वाली है? E बराबर ई नॉट माइनस ई आई। जिस फैक्टर से कम होगी वही फैक्टर आपका कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये चीज तो आपको समझ में आई, क्लियर हो गया? अब देखते हैं भाई कहानी नॉन पोलर अगर हो जाए तो इसको भी हम प्रूव कर लेंगे डाइलेक्ट्रिक में। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस बता दूंगा क्या कहानी। पूरा लिखवाऊंगा नहीं, लिखने वाला काम आता भी नहीं, हमको उसी के लिए बताना है। इसमें जैसे ही बाहरी डाइपोल में ये अवेलेबल नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ई नॉट की वैल्यू 0 है। बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी तो क्या होगा बच्चों? तो ये बताया मुझे, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने पे इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे टॉर्क तो लगेगा नहीं, तो होगा क्या? बनना तो है इसको वही पुराने वाला केस बनना है, इसका पूरा का पूरा एग्जैक्ट सेम बनना है। तो वो क्या रहा है? बच्चे कह रहे हैं अभी मैंने डाउट ले लिया 11 वाले बच्चों का, ठीक है, पूरे डाउट बता दिए, वो क्वेश्चन भी बता दिया जो उसने पूछा। किसी बच्चे ने पूछा, मैंने आंसर भी निकाल के दिखा दिया। वो कह रहा है कि सर मैंने बहुत बार वो सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने गूगल पे भी सर्च कर लिया, लेकिन मेरा आंसर 0 आ रहा है। तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि अब क्या बताऊं मैं।
क्या है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है, कहाँ गया, क्या पूछ रहा था भाई। हाँ, देखो जरा सोच के देखिए, कितने महारथी बच्चे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे, और ये क्वेश्चन बताते हो कि मैंने उनको डांटा भी था। ऑप्शन भी दिए हुए 0, 1, 18/25 एंड 32/25। अब बताइए इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाया जाए बच्चों। कहाँ गया, ये क्वेश्चन है। अब तुम लोग बताओ कि क्या रॉकेट साइंस लगाया जाए, और इसमें मैं क्या जिंदगी में नया सिखा दूं बच्चों को कि इसकी वैल्यू निकालनी आ जाए। तो कभी कभी हम लोगों को इस लेवल पे भी उतरना पड़ता है। उनको सिखा रखा है कि cos 37 sin 37 वैल्यू पूरी खूब यूज कर लिया, कम से कम नहीं तो 50 बार यूज किया होगा। आप लोग भी जानते हैं, शुरुआत में पढ़ाया था तो मैंने sin 53 cos, देखो आंसर भी लोग निकाल के भेज रहे हैं। बाबा दलिशा आंसर निकाल के भेज रही है, सिद्धार्थ भी आंसर निकाल के भेज रहा है। तुम लोगों से भी मैं धन्य हूँ प्रभु, आप लोगों से भी मैं धन्य हूँ। मैं इसका आंसर थोड़ी पूछ रहा हूँ प्रभु देवा। हद है, उत्कर्ष भी आंसर दे रहा है, मेरे कहने के बावजूद भी लोग आंसर दे रहे हैं। अरे मत दो भाई, कुछ तो शर्म करो। cos स्क्वायर 37 प्लस sin स्क्वायर 53 की वैल्यू निकाल के क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अगर हम यही पढ़ने लगेंगे तो क्या कहानी है, सोचो। और बताऊं, इसका डाउट बता दिया, निकाल के वैल्यू बता दी, बट ही इज टेलिंग अगेन एंड अगेन। अभी मैसेज किया मेरे को कि सर मैंने गूगल पे भी सर्च कर लिया, आंसर आ रहा है मेरा 0। अब तुम सोच के देखो कि कहाँ किन बच्चों को भी मुझे पढ़ाना पड़ता है। शुरुआत में कैसे बच्चे आते हैं 9-10 से, अब उनको धीरे धीरे धक्का मार मार के पुश द टेम्पो करना पड़ता है। एनीवेज, अपने टॉपिक पे लौटते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा एग्जैक्टली अगर सोचे तो इसमें तो टॉर्क लगेगा ही नहीं, क्योंकि प्लस माइनस सेंटर एक ही जगह बैठा हुआ है। जब प्लस माइनस का सेंटर एक ही जगह बैठा हुआ है तो क्या कहानी होने वाली है। रोटेट रोटेट तो करेगा नहीं, डाइपोल तो है ही नहीं, ये तो कोई भी एक टीनी डाइपोल ही नहीं, इनमें से कोई भी नॉन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसका मतलब डाइपोल के पास डाइपोल मोमेंट है नहीं, तो जब किसी के पास डाइपोल मोमेंट ही नहीं तो एक्सटर्नल फील्ड इसके ऊपर कोई टॉर्क एग्जर्ट नहीं करेगी। लेकिन दूसरा गेम तो होगा ना, क्या होगा बताइए, सोचिए जरा। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बनेगा बिहेवियर वैसा ही। अगर मैं इसको बाहरी फील्ड में रख दूं, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। सेपरेट नहीं होंगे, खींच जाएंगे, खींच जाएंगे। प्लस पे फोर्स इधर लगेगा, प्लस पे फोर्स इधर लगेगा, और माइनस पे फोर्स अपोजिट लगेगा। इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी बेटे, खिंचाव एक्सपैंड कर जाएंगे, एक्सपैंड। प्लस इधर चला जाएगा, माइनस थोड़ा सा, दोनों एक जगह पे बैठे हुए थे, प्लस थोड़ा साइड में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस थोड़ा सा इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो दोनों के बीच में पोलैरिटी बन जाएगी। इट विल बिकम ए बिकम डाइपोल aligned with एक्सटर्नल फील्ड। बात समझ में आ गई। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो उसमें कोई फर्क एग्जैक्टली जो बाद में कहानी होने वाली वो एग्जैक्ट सेम होने वाली है। हाँ, उनकी स्ट्रेंथ कैसे होगी वो मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। उनके अंदर की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, उनके इलेक्ट्रॉन के बंधने का तरीका क्या है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, उनका क्लाउड के बॉन्डिंग कैसी है, वो सारा का सारा जो फैक्टर है वो डिपेंड करेगा उस मटेरियल के ऊपर। H2O CO2 से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफरेंट। बहुत सारे क्राइटेरिया बन जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बन जाती है, मॉलिक्यूल के साइज का बन जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का फैक्टर आ जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम इंक्लूड करके ये कह सकते हैं कि उसके अंदर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंडेंट है, बेसिकली किस चीज पे डिपेंडेंट है, बोल तो दिया आपने कि मटेरियल पे डिपेंडेंट है। अच्छी बात भी है, मटेरियल पे डिपेंडेंट है, लेकिन और किसी चीज पे डिपेंडेंट होगा अंदरूनी तौर पे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर, टाइप्स ऑफ एटम्स,
क्योंकि टाइप्स ऑफ एटम ही आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर गेम खेलेगा। कोई इलेक्ट्रॉन कितना बंधा हुआ है इस पे डिपेंडेंट है, कितनी नंबर ऑफ शेल्स है उनके ऊपर डिपेंडेंट है, कितना बड़ा मॉलिक्यूल, कितना बड़ा एटम, कितने बड़ी स्ट्रक्चर, कौन सा ऑर्बिट, एस ऑर्बिटल है कि पी ऑर्बिटल है कि डी ऑर्बिटल है कि एफ ऑर्बिटल है, उस पे भी डिपेंडेंट। हमें नहीं पढ़ना वो सब, वो केमिस्ट्री का पार्ट है और उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई पूछता भी नहीं, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। मान लीजिए कोई असर्शन रीजन का क्वेश्चन बना दिया उसने, एक छोटा सा क्वेश्चन, उसमें झूल के 5 नंबर गए, तो सोचने के हिसाब से अगर आप सोचें तो बेसिकली ये डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर, बेसिकली ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पे है। अच्छा, क्या मैं टेम्परेचर को अगर चेंज करूं तो कुछ बदलाव आएगा? क्या मैं टेम्परेचर को बदलूं तो क्या कुछ बदलाव आ सकता है? क्या मैं सर्टेनली बोल सकता हूं कि टेम्परेचर के बदलने पे वैल्यू बढ़ जाएगी, घट जाएगी या सेम रहेगी? मैं सर्टेनली नहीं बोल सकता। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि टेम्परेचर के चेंज करने पे कुछ ना कुछ तो बदलेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आने वाला है, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, मॉलिक्यूलर साइज चेंजेस होंगे, उनका एक्सपेंशन हो सकता है, उनका कुछ और होता है, उनकी कुछ और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो टेम्परेचर की वजह से उनकी रैंडमनेस बढ़ेगी, जब टेम्परेचर की वजह से उनकी रैंडमनेस बढ़ेगी तो कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी या इक्वल रहेगी, या कैन नॉट से? आंसर विल बी कैन नॉट से। हाँ, चेंज होगी, ये श्योर है कि चेंज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत, फैक्टर बहुत हल्का फुल्का ही चेंज होता है, जनरली कांस्टेंट ही होता है। नॉर्मल टेम्परेचर को उठाएंगे तो वैल्यू लगभग लगभग वेरी नहीं करती है, लगभग लगभग सेम ही रहती है, लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन में हम अगर जाएंगे तो वो कंडीशन डेफिनेटली बदल जाएगी। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की अगर बात की जाएगी तो कहानी अलग अलग होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग अलग है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि कहीं से इस पे से क्वेश्चन पूछ लिया तो तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट का गेम है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का गेम है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का गेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गेम है, बॉन्डिंग का गेम है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, फलाना बॉन्डिंग, फ्री मटेरियल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन, सबका फैक्टर इसमें जुड़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का गेम है ये। तो आपको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो ये एक्सपैंड कर जाएंगे, एक्सपैंड करने के बाद फिर वही पुराना फिनोमिना चालू हो जाएगा। ये समझ में आ गया? तो प्रूफ तो बच्चों वाला प्रूफ है, और क्वेश्चन भी बड़े सिंपल सिंपल होता है। हाँ, थोड़े से जब वेरिएशन इंटीग्रेशन वगैरह वाले आते हैं तो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन गेम वही हो जाता है, फिर वही कहानी है, पोलर ई एक्सटर्नल, ई इंटरनल, ई बराबर ई नॉट माइनस ए आई। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स stretch and become dipole in direction of external field. Remaining phenomena is same. Is same. अच्छी बात है, ठीक। कैपेसिटर with dielectric, full capacitor completely filled. अब आपकी गेम की बात, मान लिया प्लस चार्ज क्यू है, क्यू कहां से आए, कितना होगा, कैसे होगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी डिस्कनेक्टेड, वो अलग गेम है। अभी फिलहाल चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है, और मटेरियल को रख देने की वजह से थोड़ा दूर दूर दिखा रहा हूँ हल्का हल्का, क्योंकि रीजन है इसके पीछे। इनका चार्ज नीचे शुरू कर देता हूँ, यहाँ आ गया माइनस क्यू पी और यहाँ आ गया प्लस क्यू पी।
दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के तरीके से बता के फिर प्रूफ कर लेंगे और फिर इसको यूज कर लेंगे। ये मटेरियल दे रखा है। ठीक है, अब इसी पे प्रूफ कर लेते हैं। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI बराबर E नॉट 1 माइनस 1 बाई के, E आउटर Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, सो E इंटरनल इज इक्वल टू Q पोलर बाई A एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए, जैसे पढ़ते रहे हम लोग। नए पोलर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट बराबर E नॉट माइनस EI। यहां से प्रूफ कर लें तो QP की वैल्यू आ जाएगी, QP की वैल्यू Q 1 माइनस 1 बाई के आ जाएगा, पोलर चार्ज की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, अब कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल इनसाइड कैपेसिटर E इज इक्वल टू E नॉट बाई के, यही फैक्टर है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट के। प्रूफ पे करे जाए, पोटेंशियल डिफरेंस QP को लेकर के अभी कोई दिमाग नहीं लगाना है, बाद में अभी सिखाऊंगा तब दिमाग लगाइएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V is equal to E into D, that is QD by A epsilon naught K. Effective capacitance C is equal to Q by V, that is A epsilon naught K by D. C dash is equal to KC, C dash is equal to A epsilon by D या A epsilon naught K by D। जब completely filled होगा तो ये गेम तो चलना ही चलना, KC टाइम्स K टाइम्स हो जाएगा। कैपेसिटेंस become K टाइम्स। अब कुछ और चीज, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। देखिए EI की वैल्यू इतनी आ जाएगी तो उसी के ऑर्डर में QP, क्योंकि हमको पता है EO नॉट ये हो गया, QP ये हो गया, तो QP की वैल्यू Q के टर्म में लिख ली, EI के E नॉट के टर्म में, तो QP की वैल्यू Q के टर्म में। ये पूछ ले कभी कभार तो कुछ चीजें और पूछ सकता है। डाइपोल मोमेंट QP into D, that is जो भी है CQP into D। लेकिन डाइपोल मोमेंट इज नॉट द मेजरमेंट, इज नॉट मेजरमेंट फैक्टर। फैक्टर कौन सा होना चाहिए? डाइपोल मोमेंट पोलराइजेशन वेक्टर नाम है, नोट कर लीजिए। पोलराइजेशन वेक्टर, वेक्टर के तरीके से डिफाइन करेंगे। नेट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये नापा जाता है, तो पोलराइजेशन वेक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको यूज करेगा। नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम along एक्सटर्नल फील्ड। बड़ी बढ़िया काम की चीज है, यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम along एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएट कर जाती है ना डायरेक्शन वाइज, तो लोग कहेंगे किधर हुआ डाइपोल मोमेंट, जी नहीं,
इसीलिए किसी पॉइंट पे डिफाइंड एट एनी पॉइंट, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। पूरे डाइपोल का मोमेंट का, पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट बताने से बढ़िया है कि डाइपोल आगे चल के हायर फिजिक्स जब पढ़ोगे तब ये वाला फैक्टर पॉइंट के लिए, अभी तो हमारे लेवल पे उतना नहीं है डिटेल में, लेकिन पॉइंट फैक्टर हो गया, किसी एक पॉइंट पे ये वैल्यू इतनी निकल आएगी नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको नाम दिया पोलराइजेशन वेक्टर को, क्या नाम दे दूं, पीवी, पीवी नाम दे देता है, पी नेट अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसको छोटा सा डीपी बाई डीवी बोल देने में ज्यादा बढ़िया फायदा रहेगा। ठीक है, काम की चीज। तो पीवी की वैल्यू नेट डाइपोल मोमेंट क्यूपी इंटू डी सिंपल फिगर से, और अपॉन वॉल्यूम है ए इंटू डी, डी से डी कट गया, क्यूपी बाई ए आ गया, या सिग्मा पीवी बोल दिया। ये क्या है, पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कोई भी वॉल्यूम दे रखा है तो इस जगह पे नेट डाइपोल मोमेंट, अगर मैंने ये सरफेस ले रखी है सरफेस वाइज, तो इस जगह पीवी की वैल्यू सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाले से भी रिलेट किया जाता है इसको, इसीलिए डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीवी वेक्टर की वैल्यू आती है सिग्मा पोलराइजेशन। इस पे कितना पोलराइजेशन, सरफेस पे रैंडम पोलराइजेशन कितना हो, कोई भी रैंडम सरफेस डाल दिया। तो पी वो वेक्टर है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर बनाना चाहेगा तो थोड़ा सा घुस के पूछ सकता है, टफ नहीं होगा, टफ बिल्कुल नहीं होगा, बस जानकारी को यूज करेगा। तो सिग्मा पी की वैल्यू ध्यान रखिए, नहीं तो नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को ध्यान रखिए। नेट डाइपोल मोमेंट करना है तो नेट डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका बोल देता है, P is equal to integration of PV into dV। अगर वो यूज करना चाहे, यहां तक जाएगा, इस जगह तक वो जाएगा, वो इसी पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आपसे चीजों का जिक्र करा सकता है कि व्हाट इज द पोलराइजेशन वेक्टर। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर कैपेसिटर को डालने पे क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक के अंदर कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को एंटर कराने पे पहली बात तो उसके अंदर पोलराइजेशन होगा, एक नया डाइपोल बनेगा, प्लस क्यू की तरफ माइनस क्यूपी बन जाएगा, प्लस माइनस क्यूपी की तरफ प्लस क्यूपी बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, अंदरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मिलेगी। इसकी वजह से सिस्टम के पास नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, इसकी वजह से इस सिस्टम के पास नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी आएगा। तो अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज है, बाकी यूज तो अभी करेंगे, आसान सा गेम है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, यही हमारा गेम है। क्यूपी, इंटरनल फील्ड कितनी पैदा होगी, पोलर चार्ज कितना पैदा होगा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना पैदा होगा, क्यूपी इंटू टी कर लेगा, पोलराइजेशन वेक्टर कितना पैदा होगा, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। इसको यूज कर सकता है किसी और जगह पे, इसको एक आध बार इसने यूज करने की कोशिश की, बस ऊपरी सतह पे, तो लोगों को ये पता है। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया कि व्हाट इज पोलराइजेशन वेक्टर। तो सिग्मा पी क्या है, पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सरफेस ली जाएगी। तो जैसे यहाँ पर है, तो एक हमने रैंडम, मान लो मुझे इस जगह पूछे, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर देखो तो इस पे कितना पोलराइजेशन हुआ है, रैंडम सरफेस के इस तरफ कितना चार्ज पैदा हो रहा है, कोई भी सरफेस देख ली जाएगी, तो उस जगह सिग्मा पी की वैल्यू ही मुझे पोलराइजेशन वेक्टर का वॉल्यूम बताएगी। हम छोटा सा वॉल्यूम मान लेते हैं, डीएक्स लेंथ और डीएस सरफेस का, मान लो एल लेंथ ले लिया, छोटे से वॉल्यूम को लेते हैं, उसके बाद उसका निकाल करके, और टोटल डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका तो बेसिक ये। इस पे क्वेश्चन आगे चल के हायर फिजिक्स में मिलता है हमें, क्योंकि हमको फील्ड रीजन देखना होता है, हमको फील्ड रीजन देखना होता है। अब जैसे क्वेश्चन कोई है, ये क्यों दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, ठीक है, इससे कहता है आर डिस्टेंस, मान लो मटेरियल रख दिया के का, इसके चारों तरफ के का मटेरियल रख दिया, कहता है इस जगह पोलराइजेशन वेक्टर बताओ, कैसे निकालोगे।
या पोलराइजेशन वेक्टर, हाँ टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कैसे निकालोगे, क्या करोगे, कुछ तो तरीका होना चाहिए ना। क्या करना चाहिए, कोई अपनी तरफ से आइडिया लगाओ, सोचो, सोच ले गए तो तरीका क्लियर हो जाएगा। आपसे पी पूछ रहा है, कैसे करोगे, आर पे जाओगे, टी आर लोगे, प्लस माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स, ये ले लिया, इसके हिसाब से आगे बढ़ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है इतनी होगी, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव, वही पोलराइजेशन वेक्टर होगा। पोलराइजेशन वेक्टर इनटू वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर का उठा लिया, उसको सॉल्व कर लिया। सोचना है बस, पूछेगा नहीं, ये आएगा नहीं, इतना डिटेल में आएगा नहीं, इतना घुस के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन सोचने वाली कहानी है कि निकालने का तरीका क्या आना चाहिए। इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, तो आर से आर प्लस जी आर के बीच में पोलराइजेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी पैदा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होनी चाहिए इतनी, तो ई आई मिल जाएगा, ई आई कितना आएगा, क्यों दे रखा है, इससे आर दूरी पे गए, छोटी सरफेस काटी, पोलराइजेशन बताया, यहां सिग्मा माइनस था, यहां सिग्मा प्लस था। इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ई नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ई की वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और के से मल्टीप्लीकेशन डाइलेक्ट्रिक फैक्टर पर। अब इस जगह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करनी, तो ई आई मिल गया, और ई आई कितना आएगा, नहीं इससे रिलेट करके फिर जो पूछना चाहे वो निकाला जा सकता है, कोई निकालने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन तरीका तो यही रहने वाला है। ई नॉट ई पता है तो ई आई मालूम हो गया, तो मैंने कोई आर से आर प्लस जी आर की सरफेस एज्यूम की, इधर पोलराइजेशन मान लिया, इधर माइनस सिग्मा बन रहा है, इधर प्लस सिग्मा बन रहा है, छोटी सरफेस ले रखी है, छोटी सरफेस लोगे तो ई आई की वैल्यू तो मिल जाएगी ना, प्लस से माइनस की तरफ, दोनों का इफेक्ट ले लेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बिकम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, रिलेट कर लेंगे, आप फंक्शन बना लेंगे इसको, फिर जो चीज पूछता है वो निकाल लेंगे। पोलराइजेशन वेक्टर मालूम ही है सिग्मा, इस जगह पे सिग्मा की वैल्यू निकल जाएगी, टोटल वॉल्यूम पे निकालना है तो इंटीग्रेट मार नहीं आएगा, लेकिन मतलब समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसीलिए क्यू वाला उठाया रैंडम क्वेश्चन, जानकारी के लिए, नहीं आना है, ये नहीं आएगा सिलेबस में, नहीं है, नहीं आएगा, लेकिन मतलब क्या है इसका तो आपको समझ में आएगा कि कोई जरूरी नहीं कि कैपेसिटर ही लिया जाए, कहीं पर भी अगर एक क्यू चार्ज पार्टिकल को पानी में डाल दिया जाए तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग हो जाएगी ना, अलग अलग तरीके से पोलराइजेशन होगा। नेट डाइपोल मोमेंट पूछेगी भाई पूरे सिस्टम में जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कितना डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, तो बताओ भाई, तो छोटा सा पोलराइजेशन सिग्मा मिल गया तो पोलराइजेशन वेक्टर मिल गया, नेट पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इंटीग्रेट मारना पड़ेगा, ठीक है, आएगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या पता कुछ किसी का दिमाग घूम जाए, दाएं बाएं से घुस जाए, इसलिए ये वाला पॉइंट क्लियर कर दिया। सबको क्लियर हो गया ना, ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं कि अब डाइपोल डाइलेक्ट्रिक अगर लगा होगा तो आप उसके ऊपर जो कहानी होने वाली है वो आपको क्लियर होगी। अब मैं इसमें बैटरी कनेक्टेड रखूं, डिस्कनेक्टेड रखूं, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक रखूं, तिरछा रख दूं, इंटीग्रेशन करवाऊं, रैंडम कैपेसिटर निकलवाऊं, वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। आज के लिए सेवा समाप्त,
कल मुलाकात करेंगे, कल डाइलेक्ट्रिक की वजह से क्या होने वाला। तो डाइलेक्ट्रिक का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक पता चल गया, तो उसके बाद अब हमको इसके यूजेस को देखना है। बैटरी कनेक्टेड हो तो क्या होगा, बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तो आधा डाल दिया जाए, फोर्स कितना लगेगा। बड़ा अच्छा कंसेप्ट होता है ये। कुछ डाइलेक्ट्रिक ऐसे है, हल्की सी स्लैब को अंदर डालो, खींच लेता है वो अंदर, अपने आप अंदर खींच लेता है। आपने ये कैपेसिटर की 2 प्लेट्स दे रखी हैं, इसमें छोटा सा डाइलेक्ट्रिक डालने की कोशिश की, जैसे ही हल्का सा एंटर कराने की कोशिश की, वो खींच लेगा अंदर अपने आप, और इनफैक्ट उसको छोड़ दोगे तो ऑस्किलेट करेगा। तो हम वो सब भी देखेंगे। तो कल हमारा काम होगा डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड सारी चीजों को जोड़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। बाकी कल सेवा समाप्त। थैंक यू बच्चों।